गुड मॉर्निंग, वेलकम टू देवत गेट इजी। आज हम कुछ रिमेनिंग क्वेश्चंस की बात करेंगे। बस ध्यान रखना कि जो चीज़ें अभी तक हो गई हैं वो चीज़ें आपके दिमाग से स्किप नहीं करनी चाहिए। मैं बार बार यही कहता हूं कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अगर आप परफेक्शन चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका रिजल्ट कन्वर्ट हो, तो बिलीव करो जितने सब्जेक्ट मैं लेके चल रहा हूँ, सिलेबस कंप्लीट करने का काम आप मुझ पर छोड़ दो। बस आप चीज़ों पर कनेक्टेड रहो और जो चीज़ें अभी तक हो गई हैं उसी पर बार बार प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, बार बार प्रैक्टिस से ही आप में वो चीज़ें, नॉलेज आपका बढ़ेगा। नहीं तो आप सोचेंगे कि अगर आप नए नए वीडियोस का वेट कर रहे हैं और पिछली चीज़ें स्किप कर रहे हैं तो फिर आप में परफेक्शन नहीं आ सकता। ठीक है, तो आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे और वो भी थर्मल स्ट्रेस पे ही है। गेट 2016 में पूछा गया है ये क्वेश्चन, 2 नंबर का। देख रहे हैं आप, लगातार आपको थर्मल स्ट्रेस के क्वेश्चन मिल रहे हैं। पढ़ते हैं क्या कह रहा है। एक सर्कुलर मेटेलिक रॉड है, एक उन्होंने सर्कुलर मेटेलिक रॉड ली है। इसका जो क्रॉस सेक्शन है, अगर हम बाहर निकाल के बनाएं तो इसका क्रॉस सेक्शन क्या है, सर्कुलर है इस रॉड का। जब वो उस साइड से क्रॉस सेक्शन चेक करोगे ना, क्रॉस सेक्शन, तो ये सर्कुलर है। सर्कुलर मेटेलिक रॉड ऑफ लेंथ 250 mm इज प्लेस्ड बिटवीन 2 रिजिड इमूवेबल वॉल्स। रिजिड भी बताया था, इमूवेबल भी बताया था। रिजिड का मतलब होता है कि बिल्कुल फिक्स हो, उनमें जरा सा चेंजेस नहीं हो सकता, उसमें स्ट्रेनिंग बिल्कुल नहीं हो सकती, कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं होगा इस वॉल्स में, वो रिजिड हैं। और इमूवेबल का मतलब हुआ कि ये जहाँ पे हैं यहाँ से ये मूव नहीं कर सकती। दोनों में डिफरेंस है। देखो, अगर रिजिड नहीं होंगी तो वो दब सकती हैं, और दब सकती हैं तो उसमें डिफ्लेक्शन आ जाएगा। और मूवेबल का मतलब हुआ कि वो अपनी जगह से मूव कर जाएं। तो दोनों फर्क है, दोनों टर्म्स यहाँ पे इसीलिए यूज होते हैं कि रिजिड भी हैं और इमूवेबल भी हैं। वॉल्स एज शोन इन द फिगर, जैसा कि फिगर में शो किया गया है। कह रहे हैं द रॉड इज परफेक्ट कॉन्टैक्ट विद द वॉल ऑन द लेफ्ट साइड। कह रहे हैं ये जो रॉड है लेफ्ट साइड वाली वॉल के साथ परफेक्ट कॉन्टैक्ट में है, लेकिन कह रहे हैं देयर इज अ गैप ऑफ 0.2 mm बिटवीन द रॉड एंड द वॉल। कह रहे हैं जो रॉड और वॉल्स के बीच में जो गैप है ना, ये 0.2 mm का है। कहाँ पे? ऑन द राइट साइड, मतलब कि वॉल्स की जो राइट साइड में है वहाँ पे 0.2 mm का गैप है। जरा बताओ, अगर गैप है तो यहाँ पे स्ट्रेस जनरेट होगी? बिल्कुल नहीं होगी। जब तक फिक्स नहीं होगा स्ट्रेस जनरेट नहीं होगी। ठीक है, कह रहे हैं इफ़ द टेम्परेचर ऑफ द रॉड इंक्रीज्ड बाई 200 डिग्री सेल्सियस। कह रहे हैं अगर मैं इस रॉड का टेम्परेचर जो है, इस रॉड का अगर मैं टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस बढ़ा देता हूँ, डेल टी जो है 200 डिग्री सेल्सियस अगर मैंने इंक्रीज कर दिया, तो मुझे ये बताओ स्ट्रेस डेवलप्ड इन द रॉड कितना होगा? 0 ना, नहीं होगा 0। यही तो एक नया कॉन्सेप्ट है, इसीलिए मैं इसको डिस्कस करने वाला हूँ। देखो ध्यान से समझो, मैंने क्या बताया था कि अगर दोनों चीज़ें फिक्स हों, जब तक फिक्स नहीं होगी उसमें स्ट्रेस नहीं आ सकती। लेकिन यहाँ पे तो फिक्स नहीं है, फिर भी स्ट्रेस आप कह रहे हैं 0 नहीं है। कैसे नहीं है वो देखते हैं। यहाँ पे इन्होंने इलास्टिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू दे दी है 200 गीगापास्कल, और ये कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन दिया हुआ है, ये है 10⁻⁻5 पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। एक रॉड है, इसको आपने फिक्स कर दिया है एक तरफ, इसका टेम्परेचर डेल टी बढ़ा दिया, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये है कि भाई एक रॉड है, एक तरफ आपने इसको तो फिक्स कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ एक वॉल भी रख दिया है। यहाँ पे भी फिक्स नहीं है, ये दोनों तरफ फिक्स नहीं है, ये भी दोनों तरफ फिक्स नहीं है। दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो, यहाँ पे जितनी भी एक्सपेंशन होगी, चाहे वो यहाँ तक एक्सपेंशन हो, क्या यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस है, कोई दीवार है इसको रोकने के लिए, इस एक्सपेंशन को? नहीं है, इसलिए यहाँ पे स्ट्रेस क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। लेकिन अभी इनिशियली तो इसमें स्ट्रेस 0 है, लेकिन जैसे जैसे इसका टेम्परेचर हमने बढ़ाया 200 डिग्री सेल्सियस तक हम इसका टेम्परेचर ले गए, तो इसमें क्या हो जाएगा? ये हो सकता है कि मान लो इसका एक्सपेंशन इस वॉल तक पहुंचते पहुंचते ही रुक जाए।
तब तक उसमें स्ट्रेस क्या हो जाएगी, जीरो होगी। लेकिन जैसे ही एक्सपेंशन इस जो रॉड है ये इस वॉल तक पहुंचने के बाद भी एक्सपेंड करना चाह रही है, क्योंकि इसका टेम्परेचर आप लगातार इंक्रीज कर रहे हैं, तब तो यहाँ पर रेजिस्टेंस मिल जाएगा इसको ना। जैसे एक रॉड को एक तरफ फिक्स कर दिया और इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया, चाहे जितना बढ़ाओ, चाहे रॉड यहाँ तक एक्सपेंड कर जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, वहाँ पे स्ट्रेन आएगी, स्ट्रेस नहीं आएगी। लेकिन हमने कहा कि इतना सा गैप है, अभी इनिशियली तो इसमें स्ट्रेस जीरो है, लेकिन जैसे ही इसका टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, क्या पता एक समय ऐसा आए जब ये जो रॉड है बढ़ के यहाँ से दीवार के साथ पूरी तरह से चिपक जाए। अब यहाँ पर रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा। अब इसके बाद भी मान लो टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं, रॉड और भी एक्सपेंड करने की कोशिश कर रही है, और जब और भी एक्सपेंड करने की कोशिश कर रही है तो ये दोनों वॉल्स इस रॉड पे कंप्रेसिव नेचर में एक स्ट्रेस जनरेट करेगी। वो स्ट्रेस क्या होगी, थर्मल स्ट्रेस। और वो स्ट्रेस क्या होती है, इस यहाँ पे उन्होंने बोला था, आप पिछला इसको पॉज करके पीछे जाएंगे तो बोला था वैल्यू ऑफ एक्सियल स्ट्रेस कितनी होगी। अब उसमें कंफ्यूज नहीं होना कि वो एक्सियल स्ट्रेस कहाँ से आ गई। थर्मल मैंने बताया था, जब भी टेम्परेचर राइज की बात करें वो सारी स्ट्रेसेस थर्मल स्ट्रेस ही होती हैं। थर्मल स्ट्रेस एक्सियल स्ट्रेस ही होती है। एक्सियल का मतलब एक्सिस की तरफ, चाहिए एक्स एक्सिस चाहिए वाई एक्सिस की तरफ, तो ये एक्स एक्सिस में अगर फिक्स है तो ये एक्स एक्सिस की तरफ एक्सियल स्ट्रेस होगी, वो क्या होगी, थर्मल स्ट्रेस होगी। ठीक है। अब अगर ऐसा कुछ दिया हो, थोड़ा सा गैप दे करके पूछा हो, तो यहाँ पे क्या निकाल लेना है आपको। सबसे पहले तो अगर आप निकालना चाहें तो ये निकाल सकते हैं, इसका एक्सपेंशन कितना होगा, डेल एल इज इक्वल टू एल अल्फा डेल टी, ये आप निकाल सकते हैं। ठीक है। अब ध्यान से समझो कि आपकी लेंथ कितनी थी इसकी, 250 mm, और इसकी क्या है, ये 0.2 mm, 0.2 mm का गैप। अब अगर आपको चेक करना है कि इसमें स्ट्रेस जनरेट होगी कि नहीं होगी, अगर इसमें स्ट्रेस जनरेट होगी तो अगर तभी जनरेट हो सकती है जब यहाँ से जो L निकलेगा, डेल L, जब थर्मल स्ट्रेस यहाँ पे अप्लाई करोगे, डेल L इज इक्वल टू क्या होता है भाई, स्ट्रेन इज इक्वल टू क्या बताया था, अल्फा डेल टी। तो डेल L अपॉन L होता है स्ट्रेन इज इक्वल टू अल्फा डेल टी। तो डेल L मतलब कि L अल्फा डेल टी। ये जो डेल एल का मतलब है कि इसका मतलब ये रॉड कितना एक्सपेंड कर रही है जब आप टेम्परेचर 200 डिग्री इंक्रीज कर रहे हो इस रॉड का। ठीक है भाई, आपको थोड़ी पता है कि मान लो ये रॉड 0.2 mm से कम ही एक्सपेंड करे, भाई 0.2 mm का ही तो गैप है, जब तक 0.2 mm का गैप ये क्रॉस नहीं करेगी रॉड, इसमें स्ट्रेस जनरेट ही नहीं हो सकती। तो हमेशा याद रखना, क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम किया जा सकता है कि ऐसा नहीं कि जरूरी नहीं है कि ये रॉड में स्ट्रेस आएगी ही। अब यहाँ पे गैप है, गैप में है तो ये स्ट्रेस नहीं आएगी, लेकिन ध्यान देना कि ये गैप कितना आ रहा है। पहले तो ये चेक कर लो कि ये रॉड, ये 200 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के बाद ये रॉड कितना एक्सपेंड कर रही है, कितना एक्सपेंड कर रही है। अगर डेल एल निकालोगे इस फॉर्मूले से तो एल कितना है, 250 इंटू अल्फ़ा कितना है, अल्फ़ा है 10 की पावर -5 इंटू डेल टी, टेम्परेचर राइज कितना है 200 डिग्री सेल्सियस, 200 डिग्री सेल्सियस है। अगर यहाँ से आप निकालते हो तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.5 mm। 0.5 mm से ये बात पता चली कि भाई हमने गैप 0.2 mm ही दिया था, लेकिन ये रॉड जो है 0.5 mm तक एक्सपेंड करना चाह रही है। तो इसका मतलब जैसे ही 0.2 mm कवर करेगी, तो चूंकि ये रिजिड और इमूवेबल रॉड्स थी तो यहाँ पे जाके फिक्स हो जाएगी, और जैसे ही फिक्स हो जाएगी तो अब ये 0.3 mm, 0.5 में से 0.2 घटा दोगे तो 0.3 mm और एक्सपेंड करना चाह रही है रॉड। अब एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, लेकिन ये रिजिड और इमूवेबल रॉड्स हैं तो ये एक्सपेंड होने नहीं देगी, और होने नहीं देगी तो वहाँ पे स्ट्रेस क्रिएट हो जाएगी। क्लियर है ये चीज़ें, तब वहाँ पे जाके स्ट्रेस क्रिएट हो जाएगी, और तब उस स्ट्रेस को निकालने का फॉर्मूला ये है, ये फॉर्मूला याद रखना जो मैं बता रहा हूँ, थंब रूल है। स्ट्रेस, तब उस स्ट्रेस को निकालने का फॉर्मूला है कि भाई डेल थर्मल, या आप ले लो कि जो एक्सपेंशन हो रहा है थर्मल एक्सपेंशन माइनस एक्सियल एक्सपेंशन,
इज इक्वल टू लेमडा। ये फॉर्मूला याद रखना, ये आपके शॉर्ट नोट्स में भी दिया हुआ है। मतलब कि थर्मल स्ट्रेस की वजह से कितना एक्सपेंशन हो रहा है, और जो जब वहाँ रेजिस्टेंस हो गया तो एक्सियल स्ट्रेस की वजह से कितना वहाँ पे एक्सपेंशन हो रहा है या कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, इज इक्वल टू लेमडा। लेमडा माइनस यहाँ पे क्यों लिया, क्योंकि एक्सियली जो है वो कॉन्ट्रैक्शन होने की कोशिश में होता है, इसलिए फॉर्मूले में लेमडा लिया, सॉरी माइनस लिया गया है। लेमडा क्या है, ये लेमडा यही डिस्टेंस है जो गैप इन्होंने दिया हुआ है। अक्सर ऐसा आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। थर्मल स्ट्रेस क्या होती है, सॉरी थर्मल इलोंगेशन क्या होता है, ये होता है एल अल्फा डेल टी, एल अल्फा डेल टी माइनस एक्सियल क्या होता है, मैंने बार बार बताया था, आप इसको हमेशा रट लेना। मैंने बताया था पी एल अपॉन ए ही होता है, यही बताया था, पी एल अपॉन में ए ई, और पी बाई ए क्या होता है ये स्ट्रेस। ठीक है, अब यहाँ पे स्ट्रेस कौन सी है, यहाँ पे एक ही टाइप की स्ट्रेस होती है, थर्मल स्ट्रेस, उसी को हम एक्सियल स्ट्रेस बोल रहे हैं। और इसके बाद इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.2 mm। क्लियर है चीज़ें। आपको एल अल्फा डेल टी की वैल्यू आपने निकाल ली है, 0.5 mm आ गई। 0.5 माइनस सिग्मा थर्मल इनटू लेंथ कितनी है इसकी 250 अपॉन में ई की वैल्यू दे दी गई। ई की वैल्यू कितनी है 200 गीगा पास्कल, 200 इंटू 10⁻³ मेगा पास्कल में कन्वर्ट कर लो, इज इक्वल टू 0.2। क्लियर है, इस फॉर्मूले से ये चीज़ें क्लियर हैं आपको। अगर ये फॉर्मूला क्लियर है तो फिर मुझे लगता है थर्मल स्ट्रेस आप निकाल लेंगे यहाँ से सिर्फ थर्मल स्ट्रेस ही है, बाकी चीज़ें आपको वैल्यूज़ दी गई हैं। तो थर्मल स्ट्रेस या एक्सियल स्ट्रेस, इसी को क्वेश्चन में बोला है इन्होंने। यहाँ से थर्मल स्ट्रेस निकल के क्या आएगी 240 मेगा पास्कल। क्लियर है चीज़ें, यहाँ से 240 मेगा पास्कल आएगी। ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बस इसी डेरिवेशन से आया हुआ है, एक जुगाड़ है आपके लिए। तो यहाँ से ये चीज़ें निकाल के ला सकते हैं कि अगर हम थर्मल स्ट्रेस थर्मल एक्सपेंशन में से एक्सियल एक्सपेंशन को घटाएंगे तो ये जो गैप है ये गैप के बराबर ही आएगा। ठीक है, अब ध्यान से समझना है, ये चीज़ें मैंने क्यों बताई थी कि पहले डेल एल निकाल लेना है। क्या पता ये डेल एल मान लो 0.1 mm ही आता। मुझे बताओ जब ये 0.2 mm का गैप दिया है और आपकी एक्सपेंशन ही 0.1 mm तक हो रही है, दीवार तक टच ही नहीं कर रही है, तो स्ट्रेस कितनी होगी। ऐसा भी क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। उस वक्त आपकी स्ट्रेस सिंपली 0 हो जाती, आपको ये फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। तो ध्यान देना, ये चेक करने की आवश्यकता है। और ऐसे कई बार हो सकता है नेक्स्ट में 2021 में क्वेश्चन फ्रेम कर दे कि भाई यहाँ पे एक्सपेंशन ही 0.1 mm हो रहा है, आपने स्ट्रेस की वैल्यू कैसे निकाल दी, स्ट्रेस तो 0 होगी। क्लियर है, तो थर्मल स्ट्रेस का एक और नया कॉन्सेप्ट था, इसलिए इसको ज़्यादा डिस्कशन करना ज़रूरी था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक स्क्वायर प्लेट ऑफ डायमेंशन L × L, एक स्क्वायर प्लेट है। स्क्वायर प्लेट का मतलब कि दोनों उसकी जो लेंथ है वो सेम है, L है, ये भी इधर से भी L है, इधर से भी L है, इज सब्जेक्टेड टू अ यूनिफॉर्म प्रेशर लोड। ध्यान से समझना, कई बार क्वेश्चन में यहीं से कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। यूनिफॉर्म प्रेशर लोड, ठीक है, मैंने समझ लिया कि ये यूनिफॉर्म प्रेशर है, प्रेशर लोड है, लेकिन ये यूनिट मैंने बताया था बार बार आपको यूनिट में कंफ्यूजन वो क्रिएट करता है। यूनिट्स अगर आपकी क्लियर हैं तो आपके क्वेश्चन निकल जाएंगे। बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये प्रेशर लोड क्या हो गया, ये नया चीज़ क्या आ गया। तो ये चीज़ नहीं है, ये है P = 250 मेगा पास्कल। सिंपल सी बात है, ये एक प्रेशर है और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का क्या मतलब होता है, इज सब्जेक्टेड टू अ यूनिफॉर्म प्रेशर लोड। जब भी कोई बॉडी या 2D या 3D जब भी यूनिफॉर्म तरीके से चारों तरफ से एक समान प्रेशर से अगर उसमें लोड लग रहा है, प्रेशर एक्ट कर रहा है चारों तरफ से, तो वो क्या होता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है। बस यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है कि कह रहे हैं कि ये जो डायमेंशन है L × L है, ये स्क्वायर क्रॉस सेक्शन,
स्क्वायर क्रॉस सेक्शन का मतलब हम सिर्फ 2D की बात कर रहे हैं। तो यूनिफॉर्म प्रेशर का मतलब होता है मेगा पास्कल, और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर अगर कोई एक्ट कर रहा है तो वो मेगा पास्कल में यूनिट है। तो वो एक तरह से आपको ये समझ लेना पड़ेगा कि वो जो है स्ट्रेस की वैल्यू दी हुई है। ठीक है। अब फ्लूइड्स वगैरह में स्ट्रेस निकालने का अलग तरीका है, न्यूटोनियन फ्लूइड, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, न्यूटन्स लॉ जो है टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई से करके निकलता है। वो शेयर स्ट्रेस है, वो शेयर स्ट्रेस निकलता है विस्कोसिटी की वजह से। लेकिन अगर नॉर्मली कोई बॉडी हाइड्रोस्टैटिकली उस पर प्रेशर एक्ट कर रहा है तो वो प्रेशर हम डायरेक्टली स्ट्रेस की वैल्यू ले लेते हैं, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब कह रहे हैं ये स्ट्रेस कहाँ से एक्ट कर रही है, ऑन इट्स एज एज सून इन फिगर, इसकी एजेस पे, इसकी जो एज दी गई है L इंटू एल, उसकी एजेस पे एक्ट कर रही है। अब कह रहे हैं एज्यूम प्लेन स्ट्रेस कंडीशन। प्लेन स्ट्रेस कंडीशन का सिंपल सा मतलब है, मैंने बताया था, एक प्लेन होना चाहिए, उसमें सिर्फ एक्स और वाई डायरेक्शन होंगी, जेड डायरेक्शन नहीं होगी, तो वो प्लेन स्ट्रेस कंडीशन है। तो इसका मतलब ये जो फिगर दिया गया है ये एक प्लेन है, ये 3D में नहीं जा रहा है, इसकी कोई विड्थ नहीं है। आगे कह रहे हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इसकी दे दिया है इन्होंने 200 गीगा पास्कल। कह रहे हैं द डिफॉर्म्ड शेप्ड इज अ स्क्वायर ऑफ डायमेंशन L माइनस 2 डेल। ये कह रहे हैं चारों तरफ से जब एक कंप्रेसिव लोड लगा, कंप्रेसिव प्रेशर्स लगे हाइड्रोस्टैटिकली, तो ये जो लेंथ हो गई L पहले थी, ये लेंथ क्या हो गई L माइनस 2 डेल हो गई। क्यों? वैसे भी दिख रहा है, अगर ये टोटल L थी तो यहाँ पे डेल कम हुआ, यहाँ पे भी डेल कम हुआ, क्योंकि ये डेल डिफॉर्मेशन हुआ इन्होंने बताया, तो ये हो गई L माइनस 2 डेल। यही सेम इधर भी हो गई L माइनस 2 डेल। ये कह रहे हैं कि जो डिफॉर्म्ड शेप है ये भी स्क्वायर ही है, क्योंकि हाइड्रोस्टैटिकली एक्ट करेगा तो हर जगह पे डिफॉर्मेशन सेम ही होगी। तो स्क्वायर डायमेंशन जो मिली हमें L माइनस 2 डेल है। अब ये कह रहे हैं कि अगर हमने L आपको 2 मीटर दे दिया, कह रहे हैं इफ L इज इक्वल टू 2 मीटर एंड डेल इज इक्वल टू 0.001 mm, डेल इज इक्वल टू 0.001 मीटर, तो मुझे बताओ कि पॉइजन रेशियो क्या होगा जब भी डिफॉर्मेशन हो। जब भी किसी शेप में, किसी बॉडी में डिफॉर्मेशन के साथ पॉइजन रेशियो पूछे, तो एक्चुअल में तो पॉइजन रेशियो का जो डेफिनेशन है वो आपने पढ़ा था कि भाई म्यू इज इक्वल टू लेटरल स्ट्रेन अपॉन में लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा था। लेकिन इस फॉर्मूले को निकालने का भी तरीका मैंने बताया था। देखो सारी चीज़ें आपके सामने आ गई हैं। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा रफ करके आपको बताता हूँ। देखो आपके पास क्वेश्चन में डेटा इतना दिया हुआ है कि भाई एक बार है, एक 2D का बार है, एक प्लेन है जिसपे आप प्लेन स्ट्रेस कंडीशन एज्यूम करेंगे। उसमें क्या हो रहा है कि चारों तरफ से एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर टाइप की कोई स्ट्रेस एक्ट कर रही है। वो स्ट्रेस क्या है, सिग्मा, क्योंकि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में सेम है, तो ये सिग्मा एक्स इज इक्वल टू सिग्मा वाई इज इक्वल टू सिग्मा आप एज्यूम करते हैं और उसकी वैल्यू क्या हो जाती है 250 मेगा पास्कल। क्लियर है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मटेरियल की दी हुई है, म्यू पूछ रहा है, और इन्होंने कहा कि ये स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है, तो स्क्वायर सेक्शन का जो लेंथ है वो 2 मीटर है, और जो इसमें डेल डिफ्लेक्शन हो रहा है, डेल इधर भी, तो टोटल डिफ्लेक्शन कितना हुआ 2 डेल। वही वाई एक्सिस में भी 2 डेल का डिफ्लेक्शन हो रहा है। चूंकि हाइड्रोस्टैटिक में ही तो है, तो ऑब्वियसली हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन में हर तरफ जो डिफ्लेक्शन होगा वो सेम अमाउंट में होगा। अब मैंने बताया था कि अगर स्ट्रेन कहीं पे दिया हुआ है, स्ट्रेन हो रही है उसमें, और म्यू की वैल्यू पूछा है, तो म्यू हमेशा होता है, ऐसे निकालते हैं, ई एक्स इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन में ई माइनस म्यू सिग्मा वाई अपॉन में ई माइनस म्यू सिग्मा जेड अपॉन में ई। वही बात वाई एक्सिस की भी बात करते हैं, तो सिग्मा वाई अपॉन में ई माइनस म्यू सिग्मा एक्स अपॉन में ई माइनस म्यू सिग्मा वाई जेड अपॉन में ई। क्लियर है। अगर जेड एक्सिस की बात करते हैं तो सिग्मा जेड अपॉन में ई माइनस म्यू सिग्मा एक्स अपॉन में ई माइनस म्यू सिग्मा वाई अपॉन में ई, ये होता है। मैंने बताया था कि ये आपका 5 स्टार फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला आपको भूलना नहीं है, ये 5 स्टार फॉर्मूला है।
अगर आपको स्ट्रेन दिया हुआ है और उसमें म्यू वगैरह पूछ रहा है, म्यू मतलब पॉइजन रेशियो, पॉइजन रेशियो मतलब लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन। अब यहाँ पे एक बात तो इन्होंने क्लियरली खत्म कर दी कि भाई प्लेन स्ट्रेस कंडीशन है, और प्लेन स्ट्रेस कंडीशन में क्या होता है, जेड एक्सिस 0 होती है, तो इसका मतलब ये स्ट्रेन तो नहीं होने वाली। रही बात इसमें भी जो जेड एक्सिस हैं ये सारी 0 हो जाएंगी। इसका मतलब आपके पास रिमेनिंग क्या बच रहा है, रिमेनिंग अगर आप प्लेन स्ट्रेस कंडीशंस अगर आप देख रहे हैं तो आपके पास फॉर्मूला सिर्फ इतना बच रहा है। क्लियर है। लेकिन यहां पे इन्होंने पॉइजन रेशियो ही तो पूछा है, और सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई बराबर है, तो ई वाई का भी निकालने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपके पास सिग्मा एक्स सिग्मा वाई इक्वल है, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अब देखो ई एक्स क्या होता है, तो चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ का मतलब हुआ कि भाई L2 फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ अपॉन में इनिशियल लेंथ। क्लियर है, इज इक्वल टू सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई जो है सिग्मा है, तो आप सिग्मा बाई ई ले लो, माइनस म्यू सिग्मा बाई ई। अभी हमने कुछ साइन का कन्वेंशन नहीं लिया है। क्लियर है। उसके बाद आप देखो कि सबसे पहले तो ये ई एक्स जो है यहाँ पे कंप्रेसिव इन नेचर है, कंप्रेसिव में है तो यहाँ पे नेगेटिव लोगे, तो इसका मतलब ये नेगेटिव में आएगा, पहली बात। दूसरी बात ये कि अब ध्यान से देखो कि फॉर्मूले में क्या चेंजेस होने वाले हैं। फॉर्मूले में ये चेंजेस होने वाले हैं कि ये जो दोनों स्ट्रेसेस हैं, ये दोनों स्ट्रेसेस कंप्रेसिव इन नेचर हैं। यहाँ पे जब लेते थे तो वहाँ पे पॉजिटिव इन नेचर लेते थे, क्योंकि हम इलॉन्गेशन कर रहे थे, इसलिए हम यहाँ पे पॉजिटिव ले रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, कंप्रेशन में है एक्स और वाई डायरेक्शन में, तो ये दोनों क्या हो जाएंगी, नेगेटिव हो जाएंगी। तो यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे भी नेगेटिव हो जाएगा, तो ये नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर के पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर है। L2 कितना है, फाइनल लेंथ कितनी आई, L-2 डेल, ये आपकी फाइनल लेंथ आई, इधर से भी डेल इधर से भी डेल, तो माइनस L-2 डेल माइनस इनिशियल लेंथ कितनी थी, L थी, अपॉन में इनिशियल लेंथ कितनी है, L है, ये आपकी स्ट्रेन हो गई। L में से L कट जाएगा और ये बचेगा माइनस, ठीक है, यहाँ पे सिग्मा अपॉन ई कॉमन ले लेते हो अगर, तो यहाँ पे बचता -1 प्लस म्यू। क्लियर है। देखो जब हमने यहाँ पे माइनस पहले ले लिया है, तो यहाँ पे हमें चेंज इन लेंथ डायरेक्टली रख देनी पड़ेगी, यहाँ पे चेंज इन लेंथ। लेकिन अगर हमें L2 माइनस L1 करना है तो हमें यहाँ पे नेगेटिव नहीं लेना है। क्यों, क्योंकि L2 पता नहीं कंप्रेशन में है कि टेंशन में है, वो कैसे पता चलेगा। वो जब L2 माइनस L1 करोगे तो अपने आप ही वो जो वैल्यूज़ आ जाएंगी, वो वैल्यू अपने आप ही पता चल जाएगा कि वो पॉजिटिव हो रही है कि नेगेटिव हो रही हैं। क्लियर है। तो यहाँ पे यहाँ से माइनस हटा दोगे, क्योंकि L2 माइनस L1 कर रहे हो। अगर तो सिर्फ चेंज इन लेंथ, टोटली अगर चेंज इन लेंथ लिख रहे हो अपॉन में ओरिजिनल लेंथ लिख रहे हो, तो कंप्रेशन की वजह से आप नेगेटिव लगा दोगे। लेकिन अगर L2 माइनस L1 बाई L1 से निकाल रहे हो तो आपको साइन नहीं निकालना है, साइन अपने आप निकल के आ जाता है ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में। ठीक है, तो यहाँ से 2 डेल जो हो जाएगा ये नेगेटिव हो जाएगा, और इसके बाद जो आ जाएगा वो आएगा सिग्मा बाई ई इज इक्वल टू -1 प्लस म्यू। क्लियर है। इन चीज़ों पे आप इसमें वैल्यूज़ रखोगे तो अपने आप आपकी वैल्यूज़ जो आएंगी वो निकल के आ जाएंगी। आपका फॉर्मूला अब निकल के क्या आया कि -2 डेल अपॉन में L इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन में E -1 प्लस म्यू। क्लियर है। अब यहाँ पे वैल्यूज़ रखो, वैल्यूज़ रख के चेक करो कि क्या होगा। वैल्यूज़ आएगी -2 डेल कितना है 0.001 इंटू 10⁻3, क्योंकि mm में बनाना पड़ेगा, मीटर में दिया हुआ है। लेंथ कितनी है 2 इंटू 10⁻3 mm में। क्यों mm में, क्योंकि सिग्मा की वैल्यू मेगा पास्कल में दिया है। मेगा पास्कल का मतलब होता है न्यूटन पर mm स्क्वायर। यूनिट्स आपको हमेशा बराबर रखनी पड़ेगी। तो ये हो जाएगा 250 अपॉन में E की वैल्यू दी गई है, E की वैल्यू 200 गीगा पास्कल दिया है, तो इसका मतलब 200 इंटू 10⁻3 मेगा पास्कल। -1 प्लस म्यू अगर करोगे आप, तो मुझे लगता है जो यहाँ से कट कटा के म्यू इज इक्वल टू आएगा 0.2 आएगा। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो आपको फॉर्मूले हमेशा याद रखने हैं। फॉर्मूलों को सही तरीके से उसका इम्प्लीमेंटेशन ज़रूरी है। जब आपको सही तरीके से सही चीज़ें पता होंगी तो वैल्यूज़ आसानी से निकल जाएंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक हॉरिजॉन्टल बार है फिक्स्ड एट वन एंड।
मतलब कि एक हॉरिजॉन्टल बार है जो एक एंड पे फिक्स किया गया है। क्लियर है? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल आपको पता ही होना चाहिए। एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल, वाई एक्सिस वर्टिकल एक्सिस होती है। तो एक हॉरिजॉन्टल बार है जो एक एंड पे फिक्स्ड एट वन एंड, जहाँ पे x इज इक्वल टू 0 है। इसका मतलब अभी मैं बताता हूँ। उससे पहले समझो कि हैज़ अ लेंथ ऑफ 1 मीटर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 100 mm स्क्वायर। तो इनका मतलब ये है कि भाई इसकी जो लेंथ है, इस बार की जो लेंथ है वो क्या है? 1 मीटर। लेंथ जो है 1 मीटर है। क्लियर है? और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो क्या है? लेंथ क्या है? 1 मीटर और क्रॉस सेक्शनल एरिया 100 mm स्क्वायर है। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो 100 mm स्क्वायर। क्लियर है? यूनिट हमेशा अच्छे तरीके से समझना है। इट्स इलास्टिक मॉड्यूलस वेरीज अलोंग इट्स लेंथ एज गिवन। कुछ इस तरीके से इसकी इलास्टिक मॉड्यूलस जो है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी वेरी कर रही है। नॉर्मली जो हम क्वेश्चंस पढ़ते थे उसमें क्या होता था, जो बार होता था उसकी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी फिक्स होती थी। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है और प्रॉपर्टी नॉर्मली फिक्स होती है। लेकिन गेट का कॉन्सेप्ट ये है कि भाई वो जैसा कहे आपको वैसे ही चलना है। आप जो कॉन्सेप्ट समझते हैं वो अच्छी बात है, आप अपने बेसिक से स्टिक रहिए, बेसिक के साथ जुड़े रहिए, लेकिन जैसा वो कह रहा है उसी हिसाब से आपको चलना है। और इसकी जो यूनिट है वो गीगा पास्कल में है। कह रहे हैं कि वेयर एक्स इज द लेंथ ऑफ कोऑर्डिनेट इन मीटर। कह रहे हैं कि जो x दिया हुआ है ये जो x के हिसाब से वेरी कर रहा है। अब इन्होंने क्या बताया था कि फिक्स्ड एट वन एंड, जहाँ पे x इज इक्वल टू 0 है। इसका मतलब कि जो x का टर्म है यहाँ से लेके चलना है हमें, x इज इक्वल टू 0 से लेके x इज इक्वल टू 1 मीटर तक हमें चलना है। क्लियर है? तो इसका मतलब जैसे जैसे x बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे x के वेरी होने के साथ साथ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी चेंज हो रही है कुछ इस तरीके से। क्लियर है? ये फंक्शन कौन सा है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो एक एक्सपोनेंशियली ये जो है चेंज हो रही है। मैंने मैथमेटिकल ग्राफ बताया था, अगर आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मैथमेटिकल ग्राफ पता हो तो ये कुछ ऐसा था, ये ऐसे e की पावर x का ग्राफ। क्लियर है? तो ये कुछ ऐसे चेंज हो रही है x के साथ। अगर ये x एक्सिस ले लें, ये y एक्सिस ले लें, y इज इक्वल टू क्या होता था? fx। तो इन्होंने बताया कि भाई e की पावर माइनस एक्स टाइप का कुछ चेंज हो रहा है। ये e की पावर x है, e की पावर माइनस एक्स कैसे होगा आप जानते हैं, मैंने बताया था क्लियरली। साइन चेंज हो जाए तो कैसा होगा, अगर उसमें कुछ वैल्यू ऐड हो जाए तो कैसा होगा, सारी चीज़ें आप जानते हैं। देखिए मैंने पहले भी बताया था कि जो जो चीज़ें मैंने पहले डिस्कस की हुई हैं उसका एक मतलब है, उसका एक पर्पस है। हालांकि आप यहाँ पे वो ग्राफ नहीं जानते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको जानना चाहिए। अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं तो आपको एज अ इंजीनियर, हमारा मकसद सिर्फ इतना नहीं है कि आप किसी IIT में बैठें या PSUs में बैठें। मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि आपको अच्छी नॉलेज हो, और जब अच्छी नॉलेज होगी तो आप अपना कैरियर अपने आप बना सकते हैं। क्लियर है? तो ध्यान से समझो कि ये कुछ ऐसे, ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वेरी कर रहा है वेयर x इज द इन लेंथ इन कोऑर्डिनेट इन मीटर। x का जो कोऑर्डिनेट है वो लेंथ है और लेंथ वाइज जो है वो उसकी यूनिट जो है वो मीटर में है। क्लियर है? अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ द बार, मतलब कि ये जो एक्सिस ऑफ द बार है, x एक्सिस जो है इस बार के लेंथ में x जो है वेरी कर रहा है 0 to 1 तक। An axial tensile load of 10 kN is applied at the free end। मतलब कि ये फिक्स एंड था तो इसका मतलब ये फ्री एंड है, तो फ्री एंड पे ये कह रहे हैं एक एक्सियल टेंसाइल लोड लग रहा है। कितने न्यूटन का? 10 किलो न्यूटन का। क्लियर है? 10 किलो न्यूटन का एक फिक्स्ड एंड पे एक्सियल टेंसाइल, एक एक चीज़ें वो क्लियर करता है भाई। कि कंप्रेसिव बोलेगा तो कंप्रेसिव इन नेचर लगाएंगे, टेंसाइल बोल रहा है टेंसाइल इन नेचर लगाएंगे। टेंसाइल तरीके से यहाँ पे फ्री एंड पे लग रहा है। तो ये कह रहे हैं कि द एक्सियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बार ऑफ द फ्री एंड इज, मतलब कि फ्री एंड पे इसका एक्सियल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। ऑब्वियसली जब टेंसाइल लोड लग रहा है तो वहाँ पे कुछ एक्सियल डिस्प्लेसमेंट भी होगा, तो ये पूछ रहे हैं कि वो एक्सियल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। देखो ये चीज़ें
ध्यान से समझना, ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है, लेकिन कई बार आपको इसी में ट्विस्ट दिखता है और वही वो जानना चाहते हैं कि क्या आपको ये चीज़ें पता हैं कि नहीं पता है। थोड़ा सा मैथमेटिक्स वो यूज़ कर रहे हैं और इसमें कुछ नहीं है। एक्सियल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एक्सियल डिस्प्लेसमेंट का मैंने फॉर्मूला बताया था कि भाई डेल एल इजक्वल टू पी एल अपॉन में ए ई। सिंपल सा बेसिक फॉर्मूला तो यही है, और मैंने हमेशा बताया है कि आप अपने बेसिक के साथ हमेशा जुड़े रहिए, तभी आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बार कैसा था? बार ऐसे था, एक बार था जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो था 100 mm² था। इसकी लेंथ 1 मीटर थी और ये x = 0 से x = L तक वेरी कर रहा था। यहाँ पे हमने इसको फिक्स कर दिया था और यहाँ पे एक 10 किलो न्यूटन का अब लोड हमने अप्लाई कर दिया था और हमें सिर्फ इसके डिस्प्लेसमेंट बतानी थी। लेकिन डिस्प्लेसमेंट बताने के लिए हमारे पास जो ये वैल्यूज़ हैं ये कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं, मतलब p की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, लेंथ भी वेरी नहीं कर रही है, एरिया भी क्रॉस सेक्शन जो फिक्स है, और e की भी वैल्यू यहाँ पे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ये भी फिक्स होती थी जब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। लेकिन इन्होंने यहाँ पे क्या कहा है कि भाई जो हमारा E है वो वेरी कर रहा है। वो वेरी कैसे कर रहा है? E = 100 e⁻⁻x गीगापास्कल के हिसाब से ये वेरी कर रहा है। क्लियर है? अगर ये वेरी कर रहा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब भी ऐसा कुछ वेरी करे, लेंथ वाइज वेरी करे, तो आप क्या करोगे? सिंपली इसका एक सेगमेंट ले लोगे, इस बार का एक सेगमेंट ले लोगे। अगर आप वो सेगमेंट क्या ले लोगे? dx। मान लो इसकी एक dx लेंथ का आपने एक सेगमेंट ले लिया। क्लियर है? अब इस फॉर्मूले में रखो कि पी एल डेल एल इजक्वल टू, अब आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि भाई लोड तो 10 किलो न्यूटन लग रहा है, अभी हम वैल्यू नहीं रखेंगे, अभी सिर्फ फॉर्मूला रखते हैं P। उसके बाद लेंथ आपने क्या लिया है? लेंथ लिया है dx। आपने छोटा सा सेगमेंट लिया है ना, छोटा सा सेगमेंट dx अपॉन में एरिया कितना है? एरिया आपका फिक्स है। चेंज कहाँ से आ रहा है? यहाँ से E की वैल्यू कितनी है आपकी? 100, यहाँ पे N2 होगा 100 e⁻⁻x गीगापास्कल। क्लियर है? तो जरा बताओ कि अब देखो ये गीगापास्कल है, P क्या है? किलो न्यूटन में है। ये सारी यूनिट्स आपको अभी जब वैल्यू रखोगे तो यूनिट्स आपको एक तरह से सेम रखनी पड़ेगी, तभी वैल्यूज अच्छे से आएंगी। क्लियर है? तो आपका फॉर्मूला कुछ ऐसा जाके बन जाएगा। ये किस चीज़ के लिए है? ये है एक छोटे से एलिमेंट के लिए, जब आपने इस बार में एक छोटा सा एलिमेंट लिया है। लेकिन अब इसी एलिमेंट को x = 0 से x = L तक इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेट का मतलब हुआ कि पूरा इसको बढ़ा के यहाँ तक आपको कैलकुलेट करनी है इसकी वैल्यू। तो सिंपल सी बात है, इसी फॉर्मूले को जो आपने अभी बनाया नया वाला, इसी को आप 0 to 1 तक इंटीग्रेट कर दो, मतलब x = 0 से x = 1 तक, क्योंकि x = 1 है ये ना, पूरी लेंथ यहाँ तक है। अब उसमें क्वेश्चन में क्लियरली इन्होंने बताया था कि x = 0 ये है, x = 1 ये है। क्लियर है? अब आपने इंटीग्रेट किया, लेकिन ध्यान से समझना कि ये जो यूनिट आपने रखी है, देखो मैक्सिमम बच्चे यहाँ तक भी सारा कुछ करने के बाद भी गलत करके आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें यूनिट का जो है मिस्टेक हो जाता है। कई बार मैंने ऐसे बहुत से बच्चों को पढ़ाया है ये क्वेश्चन, और बार बार मिस्टेक वो जहाँ करते हैं, इसीलिए मुझे पता है कि बच्चे गलती करेंगे कहाँ। बच्चे यहाँ पे 0 to 1 इन्होंने जो यूनिट रखी है वो मीटर में रखी है, और यहाँ पे वो क्या कर देते हैं, सारा कुछ मेगा पास्कल या mm में ला के रख देते हैं, और इसका आंसर गलत हो जाता है। तो ध्यान रखना, अगर यूनिट ये लिमिट आपकी अगर मीटर में है तो ये सारी वैल्यूज मीटर में लेके आना। इस फॉर्मूले को आगे बढ़ाते हैं तो 0 to 1 हो जाएगा p dx अपॉन में, ये p इधर ले लो, p e⁻x e⁻⁻x को e⁻ हमने x ले लिया ऊपर की तरफ, उसके बाद a × 100 हो गया। अब ध्यान देना कि ये क्या आया, इसका इंटीग्रेशन अगर आप निकालोगे तो इसको अगर आप कांस्टेंट ले देते हो p/100a और इसको इंटीग्रेट करते हो 0 to 1 e⁻x dx को, तो e⁻x का इंटीग्रेशन क्या होता है? e⁻x ही होता है इसका इंटीग्रेशन। तो इसको आप निकालोगे तो ये आ जाएगा p/100a × e⁻x। अब इसको इसकी लिमिट्स रख दो 0 to 1,
तो ये आ जाएगा P/100A e⁻1 माइनस e⁻0। क्लियर है? ये चीज़ें यहाँ से ये निकल के आएंगी। लेकिन यहाँ पे आपको समझने वाली बात ये है कि अभी आपने यूनिट्स जो है इक्वल नहीं की हैं, अभी यूनिट्स को आपने बैलेंस नहीं किया है। अगर आप यूनिट बैलेंस करेंगे तो P की यूनिट क्या है? P की यूनिट है 10 × 10⁻3, 100 किलो न्यूटन है, आपने न्यूटन में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद e⁻1 माइनस e⁻0 की वैल्यू क्या होती है? ये तो 1 होती है। क्लियर है? अपॉन में 100 × एरिया कितना था? 100 mm²। इसको आप mm² से मीटर में लाएंगे क्योंकि लिमिट आपने मीटर में रखी हुई है। तो 100 × 10⁻⁻6 हो जाएगा। अब बच्चे क्या करेंगे? यहीं पे इसको कैलकुलेट कर देते हैं, यहीं पे इसको कैलकुलेट करके इसका आंसर दे देंगे और ये आंसर गलत आएगा। अब ये जो यूनिट आएगी ये मीटर में आएगी और पूछा किस में है? mm में पूछा है। लेकिन सबसे बड़ा फॉल्ट जो है बच्चे गलती करते हैं, बच्चे अक्सर ही गलती कर देते हैं। मैंने देखा इस क्वेश्चन में बार बार गलतियां होती हैं। वो गलतियां क्या होती हैं कि भाई ये जो 100 × e⁻⁻x दिया हुआ है ये क्या है? गीगा पास्कल में है, और गीगा पास्कल का मतलब होता है 10⁹ Nm/m²। क्लियर है? यहाँ पे मीटर² में अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको 10⁹ से डिवाइड कर देना पड़ेगा इसको, क्योंकि E की वैल्यू आपने नीचे रखी हुई थी। यही सबसे बड़ी फॉल्ट है, यही सबसे बड़ी मिस्टेक है जो बच्चे करते हैं अक्सर। अगर आप इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो मुझे लगता है ये वैल्यू आपके पास निकल के आएगी। अगर आपके पास वर्चुअल कैलकुलेटर नहीं है तो आप गूगल प्ले स्टोर पे जाइए और वर्चुअल कैलकुलेटर को डाउनलोड करिए, क्योंकि उसी पे ज़्यादा प्रैक्टिस करने से ही आपका स्कोर अच्छे तरीके से कन्वर्ट होगा। ठीक है? तो अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आने वाली है? इसकी वैल्यू आएगी 1.7182 mm में। ध्यान रखना आपने सारी चीज़ें मीटर में रखी हैं और बाद में इसको आप 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब जाके ये वैल्यूज़ mm में आएंगी। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने mm में पूछा हुआ है, तो हमें mm में इसको कैलकुलेट करके बताना होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक पॉइंट मास ऑफ 100 kg इज ड्रॉप्ड ऑन टू अ मासलेस इलास्टिक बार। एक मासलेस इलास्टिक बार था, ये बार ये बार क्या था? मासलेस इलास्टिक बार था। ये मासलेस इलास्टिक बार था, यहाँ नीचे फिक्स हुआ था, ऐसे रखा हुआ था। इसके ऊपर क्या कह रहे हैं कि इसके ऊपर एक पॉइंट मास ऑफ 100 kg जो है गिराया गया। ये जो पॉइंट मास है, एक पॉइंट मास है 100 kg का, ये क्या किया गया? इस बार के ऊपर गिराया गया, कुछ हाइट से गिराया गया होगा। अब ये कह रहे हैं मासलेस इलास्टिक बार ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 100 mm²। ये जो मासलेस इलास्टिक बार है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया इन्होंने दिया हुआ है कि ये है 100 mm²। कह रहे हैं लेंथ जो है ये 1 मीटर है इस बार की, और E जो है 100 गीगापास्कल है। E का मतलब क्या है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 100 गीगापास्कल है। देखो पिछले क्वेश्चन में क्या था? E जो है लेंथ के साथ वेरी कर रही थे, यहाँ पे E जो है पूरे मटेरियल की सेम है, पूरे लेंथ वाइज। कह रहे हैं फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 mm एज शोन। कह रहे हैं कि जैसा कि हमने फिगर में दिखाया है कि भाई 10 mm की हाइट से एक 100 kg का मास जो है इस बार पे गिराया जा रहा है। कह रहे हैं फिगर इन्होंने बहुत क्लियरली, देखो गेट बहुत ही क्लियर कर देती है चीज़ें। ये कह रहे हैं कि फिगर इज़ नॉट टू स्केल, मतलब आप इसको फिगर को स्केल ना समझिएगा कि हमने जो फिगर दिया है एकदम इसी हाइट से गिराया गया है। हमने बता दिया कि 10 mm से गिराया गया है, फिगर हुई वैसे कुछ डिज़ाइन किया गया है। वो एक तरह से स्केल नहीं है, उसको आप स्केल लेके इसको नापो कि हाँ इतना mm से ही गिराया गया है। क्लियर है? तो ये एक चीज़ें क्लियर कर देते हैं। बस ये है कि आपको कहीं ना कहीं अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपके क्वेश्चन निकलने आसान हो जाते हैं। कह रहे हैं कि अगर तो G इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ये क्या है?
ग्रेविटी का ये वैल्यू है 9.81 होता है ना नॉर्मली, लेकिन इन्होंने 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे दिया। ये जो दे रहे हैं उसी के हिसाब से चलना है। ऐसा नहीं कि अगर फॉर्मूले में जी आ रहा है तो आप 9.81 ले लो, अपने हिसाब से ले लो, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यूनिट हमेशा याद रखनी है। इन्होंने बता दिया कि भाई जी यहाँ पे जो है ये क्या है, ये है आपका 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब कह रहे हैं द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द इलास्टिक बार। भाई ऊपर से कोई बार गिराया गया होगा, ऊपर से कोई मास गिराया जाएगा तो इस बार में कुछ कंप्रेशन होगा। तो ये कह रहे हैं वो कंप्रेशन मैक्सिमम कितना होगा mm में हमको बताओ। और ये पूछा कब है, गेट 2017 में 2 नंबर का क्वेश्चन है। अब हम एक नए कॉन्सेप्ट पे डिस्कशन करने वाले हैं। अभी तक हम थर्मल स्ट्रेसेस पे चल रहे थे, नया कॉन्सेप्ट ये आ रहा है। नया कॉन्सेप्ट का मतलब हुआ कि पहली बात तो ये समझ लो कि जब ग्रेजुअल लोडिंग हो, ग्रेजुअल लोडिंग का क्या मतलब होता है, जैसे आपका बार था, यहाँ पे आपने पी लोड अप्लाई कर दिया था, यहाँ पे भी पी था, तो धीरे धीरे ग्रेजुअली लोड अप्लाई किया जा रहा था। तो ग्रेजुअल लोड जब होता है तो उसका अगर हम लोड और डिफ्लेक्शन डायग्राम समझें तो उसका लोड डिफ्लेक्शन डायग्राम कुछ ऐसे बनता है, ट्रायंगुलर, जो मैंने पहले डिस्कस किया हुआ था। ये ग्रेजुअल लोडिंग का ये लोड डिफ्लेक्शन डायग्राम है, ग्रेजुअल लोडिंग का। लेकिन क्या यहाँ पे ग्रेजुअल लोडिंग है, धीरे धीरे लोड बढ़ाया जा रहा है? नहीं, यहाँ पे सडन लोडिंग हो रही है। इस बार पे सडन लोडिंग हो रही है कि जब भी किसी हाइट से गिराया जाए समझ लो वहाँ पे सडन लोडिंग है। और इसका अगर लोड डिफ्लेक्शन डायग्राम दिखाया जाएगा आपको तो इसका लोड डिफ्लेक्शन डायग्राम कुछ रेक्टेंगल टाइप का बनेगा। क्लियर है? ये क्या है, सडन लोडिंग। क्लियर है? अब इसका स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम मैंने बताया था माइल्ड स्टील जैसा बनेगा। इसका स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम जो है कुछ डिफरेंट बनेगा। तो यहाँ पे एक शॉर्ट नोट्स लिख लेना कि जो ग्रेजुअल लोडिंग से स्ट्रेस आती है, मान लो ग्रेजुअल लोडिंग से जो स्ट्रेस आई वो सिग्मा आई, और सडन लोडिंग से जो स्ट्रेस आई वो सिग्मा डैश आई। तो हमेशा याद रखना जो सिग्मा डैश होती है वो 2 सिग्मा के बराबर होती है। ये एक नोट लिख लेना कि जब भी ग्रेजुअल लोडिंग हो, वैल्यू कोई भी आएगी, अभी इस क्वेश्चन में वैल्यूज हम निकालेंगे, लेकिन उससे पहले ये समझ लो कि जो ग्रेजुअल लोडिंग है, ग्रेजुअल लोडिंग से जो सिग्मा आती है वो 2 टाइम्स होती है इस सडन लोडिंग के बराबर, क्योंकि सडन लोडिंग से स्ट्रेस 2 गुना ज़्यादा आती है ग्रेजुअल लोडिंग से। क्लियर है? जब भी ऐसे टाइप का क्वेश्चन आए, आपको 2-3 फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं। सबसे पहला फॉर्मूला है इंटीग्रेटिंग फैक्टर का। जैसे भी ऐसी कंडीशन आएगी वहां पे एक फैक्टर आ जाता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसको हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू होता है 1 + √1 + 2h बाई डेल स्टैटिक। डेल स्टैटिक ये है इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला। अभी मैं बताऊंगा इसका यूज़ तो आपको समझ आ जाएंगी इसके टर्म्स क्या हैं। यहाँ पे h क्या है, h क्या है, h यही हाइट है, जितनी हाइट से उस मास को गिराया जाता है उस पे, ये h क्या है, h है ये हाइट। क्लियर है? और डेल स्टैटिक क्या है, डेल स्टैटिक ये है कि जब आपका ग्रेजुअल लोडिंग हो रही हो किसी बार पे मान लो डेल ये क्या नाम, अगर ग्रेजुअल लोडिंग हो रही तो इसकी वजह से एक स्टैटिक डिफ्लेक्शन आता है PL/AE। क्लियर है? तो ये कह रहे हैं कि अगर मान लो इस मास को यहां जब यहाँ पे आया तो उसकी स्टैटिक डिफ्लेक्शन कितनी होगी। अभी तो आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर समझ रहे हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर के अंदर स्टैटिक डिफ्लेक्शन का एक टर्म आ रहा है। स्टैटिक डिफ्लेक्शन आपने पढ़ा हुआ है सिंपल सी। तो भाई बताओ कि P यहाँ पे कितना हो जाएगा, मास इसका कितना है 100, और लोड कितना होता है, लोड क्या होता है mg, यही तो होता है P = mg, kg × मीटर/सेकंड²। ये क्या होता है, न्यूटन। तो इसका मतलब आपके पास लोड आ जाएगा, अगर आप 100 को g की वैल्यूज भी यहाँ पे दी हुई थी, g की वैल्यूज 10 मीटर/सेकंड² दी हुई थी, तो यहाँ से अगर 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 10³ न्यूटन आ जाएगा ये लोड। तो यहाँ पे 10³ न्यूटन लगा दो, इंटू लेंथ इसकी कितनी थी 1 मीटर, 1 मीटर अपॉन में
इसको अगर मीटर को mm में कन्वर्ट कर लोगे तो एरिया कितना दिया हुआ है इसका एरिया 100 mm स्क्वायर, क्योंकि आपने mm में कन्वर्ट कर लिया है, क्लियर है। और उसके बाद E की भी वैल्यू दी गई 100 गीगा पास्कल, तो 100 × 10⁻³ से अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये चीज़ें आ जाएंगी उसमें mm में आ जाएगी लेंथ इसकी टोटल। इसको आप अगर कैलकुलेट करते हो तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.1 mm, क्लियर है। ये 0.1 mm आ जाएगा। ये ध्यान रखना कि ये स्टैटिक डिफ्लेक्शन है। स्टैटिक का मतलब जो अभी तक आप निकालते थे ग्रेजुअल लोडिंग की वजह से, बस यहाँ पे क्या कर देना है, P की वैल्यूज कहाँ से निकालनी है, जो मास गिर रहा था, मास इनटू ये ग्रेविटी का जो आपका वैल्यू दी हुई है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है ये ना। तो ये जो वैल्यू है इसको आप मल्टीप्लाई जब करते हो mg हो जाता है, और mg जो है न्यूटन हो जाएगा kg × मीटर/सेकंड² से, और यहाँ पे आ गया आपके पास 10⁻³ न्यूटन, क्लियर है। तो अब यहाँ से डेल स्टैटिक आपको निकल गया, तो अब आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल जाएगा। तो अब ध्यान से समझना कि जब आपके पास ऐसी कुछ लोडिंग दी हो तो अगर आपके पास सिग्मा इम्पैक्ट फैक्टर, इसको आप इम्पैक्ट भी बोलते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर या इम्पैक्ट फैक्टर, मतलब जब भी ऐसा लोडिंग ऐसे ऊंचाई से गिराया जाए कोई लोड, कोई मास, तो उसको हम इम्पैक्ट स्ट्रेस बोलते हैं। जब वहाँ पे जो स्ट्रेस जनरेट होती है उस स्ट्रेस का नाम देते हैं इम्पैक्ट स्ट्रेस। सिग्मा इम्पैक्ट स्ट्रेस अगर कोई पूछ रहा है यहाँ पे कि कितनी होगी, तो आप क्या करोगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर को सिंपली सिग्मा स्टैटिक से मल्टीप्लाई कर दो। सिग्मा स्टैटिक तो आपको पता ही है, सिग्मा स्टैटिक आप निकालना जानते हैं, P/A, ये स्टैटिक लोडिंग है, ग्रेजुअल लोडिंग है, P/A से आप निकाल लेंगे और इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेंगे तो सिग्मा इम्पैक्ट आप निकाल लेंगे, स्ट्रेस, क्लियर है। अब ऐसे ही डिफ्लेक्शन भी निकलता है, ऐसे ही अगर आप डिफ्लेक्शन निकालना चाहें तो ऐसे ही डिफ्लेक्शन भी निकलता है। डिफ्लेक्शन कैसे निकलेगा, डिफ्लेक्शन ऑफ इम्पैक्ट, इम्पैक्ट की वजह से इसमें डिफ्लेक्शन कितना आएगा, इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर या इम्पैक्ट फैक्टर इनटू स्टैटिक डिफ्लेक्शन। स्टैटिक डिफ्लेक्शन आपके पास ये निकल के आया है जो 0.1 mm, क्लियर है। स्ट्रेस की भी वैल्यू कैसे निकलेगी, स्टैटिक स्ट्रेस में इम्पैक्ट फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। अगर इम्पैक्ट का डिफ्लेक्शन निकालना हो कि इसमें कितना डिफ्लेक्शन आएगा, कंप्रेशन या टेंशन जो भी, तो उसको कैसे निकालेंगे, स्टैटिक डिफ्लेक्शन इनटू इम्पैक्ट फैक्टर, क्लियर है। अब यहाँ से इम्पैक्ट फैक्टर अगर आप निकालोगे, देखो मैंने हर चीज़ें बता दी हैं कि ये h की वैल्यू है, स्टैटिक की वैल्यू कहाँ से निकलेगी। अब ये अगर आप यहाँ से इम्पैक्ट फैक्टर निकालो, यहाँ पे पूछा था डिफ्लेक्शन कितना होगा, यहाँ पे यही वैल्यू पूछी हुई थी इन्होंने, तो आपके पास इम्पैक्ट फैक्टर निकल जाए और आपने डेल स्टैटिक निकाला है। इसका निकालने का एडवांटेज ये है कि यहाँ पे भी इसकी वैल्यू रख दी जा सकती है। तो यहाँ से अगर आप रखोगे तो ये रखोगे 1 प्लस अंडर रूट में 1 + 2 इंटू एच, कितना है ये 10 mm में है सारी चीज़ें, और डेल स्टैटिक क्या है 0.1 mm। 0.1 का मतलब ये क्या हो जाएगा, 0.1 अगर आप ऊपर ले जाओगे तो ये क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, क्लियर है। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, इम्पैक्ट फैक्टर की वैल्यू अगर आप कैलकुलेटर से निकालते हो, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 15.177। अब इस 15.177 को आप मल्टीप्लाई करोगे 0.1 से, क्योंकि ये इम्पैक्ट का डिफ्लेक्शन आपको निकालना है mm में, सारी यूनिट्स आपने सेम ली हैं। अब इसको 0.1 से अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आना चाहिए 1.5 समथिंग, 1.5177 mm, क्लियर है। तो जब भी ऐसी कोई लोडिंग दी हो, ऐसे टाइप की लोडिंग, तो आपको कुछ ऐसे निकालना है। सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये, 5 स्टार फार्मूला है ये, 2019 में भी ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं शायद, तो ध्यान रखना ये चीज़ें कि ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर स्ट्रेस पूछ रहा है तो सिंपली स्टैटिक स्ट्रेस को इम्पैक्ट फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको इम्पैक्ट स्ट्रेस मिल जाएगी, ठीक है। नॉर्मली जो इम्पैक्ट स्ट्रेस आती है वो आती है 2 टाइम्स ग्रेजुअल लोडिंग की वजह से जो स्ट्रेस आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक रॉड है, रॉड ऑफ लेंथ 20 mm इज स्ट्रेच्ड
एक 20 mm की रॉड है, इन्होंने कहा है कि एक 20 mm की जो है रॉड है, क्लियर है। 20 mm की रॉड है, ये कह रहे हैं स्ट्रेच्ड टू मेक अ रॉड ऑफ लेंथ 40 mm। आपको 20 mm से 40 mm इस रॉड को बनाना है। इसको हमने स्ट्रेचिंग की कुछ पी लोड लगा के, और इसको हमने क्या कर दिया बाद में 20 to 40 mm कर दिया, क्लियर है। 40 mm हमने इसको स्ट्रेच कर दिया। अब कह रहे हैं सब्सिक्वेंटली, मतलब साथ ही हमने इट इज़ कंप्रेस्ड टू मेक अ रॉड ऑफ फाइनल लेंथ 10 mm कर दिया। हमने कहा कि एक बार हमने स्ट्रेच कर दिया और साथ के साथ हमने इसी रॉड को फिर से कंप्रेस करके इसको 10 mm तक लेके आए। मतलब दो प्रोसेस हुआ इसमें। पहला ये कि हमने 20 से 40 किया और उसके बाद 40 से सीधा 10 mm पे लेके चले आए। इसके बाद हमने इसमें कंप्रेसिव कुछ लोड लगाया होगा, क्लियर है। फाइनल लेंथ ऑफ 10 mm कह रहे हैं कंसीडर द लॉन्जिट्यूडनल टेंसाइल स्ट्रेन। अगर मैं लॉन्जिट्यूडनल टेंसाइल स्ट्रेन को हम पॉजिटिव ले रहे हैं एंड कंप्रेसिव स्ट्रेन को अगर हम नेगेटिव ले रहे हैं, मतलब टेंसाइल स्ट्रेन की वैल्यू अगर आए तो उसको पॉजिटिव लिखना है और अगर कंप्रेसिव स्ट्रेन की वैल्यू आए तो उसको नेगेटिव लिखना है। तब मुझे बताओ कि द टोटल ट्रू लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन की वैल्यू क्या होगी इस रॉड में। ध्यान से समझो, यहाँ पे ऑप्शंस देखो नेगेटिव्स में भी दिए हुए हैं, इसका मतलब कंप्रेसिव में ही वैल्यू आ रही हैं, क्योंकि इन्होंने क्लियरली बोल दिया कि भाई अगर टेंसाइल स्ट्रेन आ रही है तो मुझे पॉजिटिव देना, लेकिन अगर कंप्रेसिव स्ट्रेन आ रही है तो मुझे नेगेटिव वैल्यूज दो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन नहीं पूछ रहा है। लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन तो आप जानते हैं कि लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन डेल एल अपॉन में एल होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ होता है। लेकिन इन्होंने पूछा है ट्रू लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। अब ट्रू स्ट्रेन क्या होती है, ट्रू स्ट्रेस क्या होती है, एक नया टर्म है, इसकी हम बात करते हैं कि ये क्या होता है। देखो 2017 में पूछा गया था और ये 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया, सिंपल स्ट्रेन ही पूछा गया है, लेकिन वहाँ पे ट्रू स्ट्रेन पूछा गया है। अब ट्रू स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेन क्या होती है, ये चीज़ें हम बात करते हैं अभी थोड़ा सा, ठीक है। ऑप्शंस हम यहाँ पे रहने देते हैं, बस ध्यान रखना कि ये क्या चीज़ें होती हैं। देखो जब आप स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम पढ़ते हैं ना, जब आप स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम पढ़ते हैं माइल्ड स्टील का, जब आप स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम पढ़ते हैं, ये स्ट्रेस और ये स्ट्रेन, ये स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है। ये क्या है, ये ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम नहीं है, ये इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है। ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम कुछ यहाँ से निकल के कुछ ऐसे निकल के ऐसे निकल जाता है, ये ऐसे ऊपर की तरफ, क्योंकि यहाँ पे ये जो फ्रैक्चर पॉइंट है, ये वाला फ्रैक्चर पॉइंट यहाँ से झुकता नहीं है, यहाँ से सीधा कुछ ऐसे निकल जाता है। तो ये ट्रू स्ट्रेस और स्ट्रेन का डायग्राम है, क्लियर है। ये ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन का डायग्राम है, ये जो है एक्चुअल स्ट्रेस या इंजीनियरिंग स्ट्रेस। तो दोनों में एक रिलेशन होता है। ये चीज़ें हम रिलेशन क्या होता है कि अगर मैं ट्रू स्ट्रेस की बात करूँ, ट्रू स्ट्रेस की, तो वो होती है इंजीनियरिंग स्ट्रेस ब्रैकेट में 1 प्लस इंजीनियरिंग स्ट्रेन, क्लियर है। अगर मैं ट्रू स्ट्रेन की बात करता हूं तो ये हो जाता है ln 1 प्लस इंजीनियरिंग स्ट्रेन। ये ट्रू स्ट्रेन की अगर मैं बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों फार्मूले जो है ये 5 स्टार फार्मूले हैं, क्लियर है। ये आप मैन्युफैक्चरिंग में इसके यूज़ को देखेंगे, लेकिन इसके साथ ट्रू स्ट्रेन का एक और फार्मूला है, फाइनल लेंथ अपॉन में इनिशियल लेंथ ln फाइनल लेंथ अपॉन में इनिशियल लेंथ, क्लियर है। या फिर ln ये इनिशियल एरिया अपॉन में फाइनल एरिया, ठीक है। अब इसी एरिया को आप डायमीटर में भी ले सकते हैं, तो इनिशियल डायमीटर अपॉन में फाइनल डायमीटर का होल स्क्वायर, ये होता है। ये जो तीनों फार्मूले हैं, ये तीनों के तीनों फार्मूले जो है 5 स्टार फार्मूले हैं। ये कुछ ट्रू स्ट्रेस और स्ट्रेन में एक रिलेशन है,
क्लियर है? ये सारे 5 स्टार फार्मूले हैं, ये सारे के सारे, ये सारे फार्मूले आपको याद होने चाहिए, क्योंकि इंजीनियरिंग स्ट्रेस और इंजीनियरिंग स्ट्रेन की वैल्यूज़ आपको पता है, और वहाँ से ट्रू स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेन की वैल्यूज़ आप यहाँ से ऐसे फार्मूलों से निकाल सकते हैं। जब एरिया की बात कर रहा हो तो ये फार्मूला लगाओ, लेंथ की बात कर रहा हो तो ये, और अगर डायमीटर की बात कर रहा हो तो ऐसे फार्मूले लगा के आप निकाल सकते हैं। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में ये जो है इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है, और ये जो है ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है, कुछ ऐसा बनता है। एक्चुअल में जब इंजीनियरिंग स्ट्रेस इतनी होती है तो ट्रू स्ट्रेस यहाँ पे कुछ ऐसी होगी, ट्रू एक्चुअल में। क्लियर है? ऐसे धीरे धीरे ये स्ट्रेस बढ़ती चली जाती है, और ये वाली इंजीनियरिंग स्ट्रेस जो होती है ये यहाँ पे आके फ्रैक्चर हो जाती है। क्लियर है? तो ये थोड़ा सा हमने ओवरव्यू दिया है, इसकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन हम मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन में पढ़ेंगे अच्छे तरीके से। क्लियर है? अब मुझे बताओ कि उन्होंने क्या कहा था। अब ये फार्मूला पता हो गया, ये फार्मूला मैं इसको रफ कर देता हूँ। अब मुझे बताओ कि उन्होंने क्या कहा था क्वेश्चन में। उन्होंने कहा था कि भाई मुझे बताओ कि अगर मैंने 20 से 40 किया और 40 से 10 कर दिया तो उसमें इंजीनियरिंग स्ट्रेन कितनी होगी। मान लो ये बार था, ये बार था, इसका 20 था, इसको हमने इलोंगेट करके 40 कर दिया, 40 से वापस इसको 10 कर दिया। क्लियर है? ये mm। इंजीनियरिंग स्ट्रेन क्या होती है? इंजीनियरिंग स्ट्रेन होती है भाई फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ अपॉन में फाइनल लेंथ, यही होती है। सिंपल सी बात है। मुझे नहीं मतलब है कि इनिशियल लेंथ कितनी है, ये फाइनल लेंथ कितनी है, ये बीच में कौन सी लेंथ आई मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे फार्मूला ये कहता ही नहीं है बीच वाली लेंथ का क्या करना है। अगर टोटल की बात कर रहे हैं तो टोटल अगर आप बात कर रहे हैं तो भाई फाइनल लेंथ कितनी है 10, इनिशियल लेंथ कितनी थी -20, क्योंकि इनिशियल लेंथ ये माइनस है, अपॉन में फाइनल लेंथ कितनी है, सॉरी इनिशियल लेंथ होगा। क्लियर है? फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ अपॉन में इनिशियल लेंथ मतलब कि चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ अगर निकालना है तो ओरिजिनल लेंथ कितनी थी 20, तो यहां से अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो यह आएगा -0.5। अगर आप अब ये ट्रू स्ट्रेन, सॉरी ये इंजीनियरिंग स्ट्रेन आई, लेकिन आपको पूछा क्या था, ट्रू स्ट्रेन की वैल्यू। अब ध्यान से समझना कि बहुत से बच्चे क्या करते हैं, गलती कर जाते हैं, वो डायरेक्टली यही वैल्यू देख करके पहला ऑप्शन सही करके चले आएंगे, जबकि यहाँ पे पॉइंट का डिफरेंस है। या मे भी हो सकता है कि ये डायरेक्टली यही वैल्यूज दे दे, 0.05 ना दे करके 0.5 दे दे। क्लियर है? तो आप पहला ऑप्शन गलत करके चले आएंगे, लेकिन वहां पे क्लियरली बोला था ट्रू स्ट्रेन। ट्रू स्ट्रेन का मतलब अभी मैंने रिलेशन बताया था, अगर आप इंजीनियरिंग स्ट्रेन निकाल रहे हैं तो ये ln1 प्लस इंजीनियरिंग स्ट्रेन हो जाता है। अगर आप इसको निकालेंगे तो ये, अगर ये -0.5 रख रहे हो तो ये ln 0.5 की वैल्यू आ जाती है, और इसकी वैल्यू कुछ होती है -0.69 करके। इस हिसाब से ऑप्शन आपका बी सही होगा। लेकिन मैंने एक और फॉर्मूला बताया था, मैंने बताया था कि ट्रू स्ट्रेन का फॉर्मूला एक और है, फाइनल लेंथ अपॉन में इनिशियल लेंथ का ln। क्लियर है? अगर इसका इससे निकालोगे तो ln फाइनल लेंथ कितनी है 10, इनिशियल लेंथ कितनी है 20, यहाँ से कितना आ जाएगा ln 0.5, और ln 0.5 की वैल्यू होती है 0.69। तो ये माइनस वाला साइन आपको ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चन में क्लियरली उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि अगर कंप्रेसिव है तो जो भी आ रहा है आपका साइन माइनस आ रहा है, इसका मतलब वो कंप्रेसिव इन नेचर में है स्ट्रेन। क्लियर है?